नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। उम्मीद है आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज 27 मार्च 2026 शुक्रवार है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी प्रातः 10:07 बजे तक, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से, जहां तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सुप्रीम लीडर वाले सनसनीखेज दावे ने दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही बात करेंगे नीरव मोदी के प्रत्यर्पण, भीषण सड़क हादसों और बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह के धुरंधर रिकॉर्ड की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज 27 मार्च 2026 है और विश्व स्तर पर विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जा रहा है। ये दिन रंगमंच थिएटर कला के महत्व, उसकी सांस्कृतिक भूमिका और कलाकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI ने 1961 में शुरू किया था और तब से यह दुनिया भर में थिएटर समुदाय द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भारत में भी कलाकार और थिएटर प्रेमी इसी अवसर पर नाटकों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से रंगमंच की कला को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक संदेश साझा करते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि ईरान ने भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक को मित्र राष्ट्र मानते हुए उनके जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा संभालता है। ये खबर भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि ईरान के राजदूत ने शनिवार को बताया था कि 2 भारतीय LPG टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित पार करके भारत की ओर रवाना हो चुके हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है, जिसके तहत होर्मुज जलडमरू मध्य के पास 5 से अधिक अग्रिम युद्धपोत तैनात किए गए हैं। एक भारतीय LPG टैंकर के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरानी नौसेना ने जहाज को पूर्व निर्धारित मार्ग से सुरक्षित गुजारा, जो भारत और ईरान के बीच राजनयिक वार्ता का नतीजा था। यह ऑपरेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इस जलमार्ग में पानी के अंदर सुरंगें बिछाई है, जो जहाजों के लिए बेहद खतरनाक है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि बंदर अब्बास में एक हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना के प्रमुख अलीरेजा तंगसीरी मारे गए। तंगसीरी ने हाल ही में अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका से जुड़ी तेल सुविधाएं उनके निशाने पर हैं। ईरान या इजरायली सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यदि यह पुष्टि होती है तो ये होर्मुज नाकेबंदी को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा झटका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक रिपब्लिकन पार्टी के फंडरेजर कार्यक्रम में यह सनसनीखेज दावा किया कि ईरानी नेतृत्व ने उन्हें देश का अगला सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने नहीं धन्यवाद कहकर ठुकरा दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान वार्ता चाहता है, लेकिन डर के कारण खुलकर नहीं कह सकता। वे अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने से डरते हैं और हमसे भी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार वे हमलों में घायल हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार तड़के एक निजी बस टिपर ट्रक से टकराकर आग की लपटों में घिर गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। बस हरिकृष्णा ट्रैवल्स की थी और हैदराबाद से पामुर जा रही थी। टक्कर के बाद लगी भीषण आग में वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। और इधर बांग्लादेश में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जब एक यात्री बस फेरी पर चढ़ने की कोशिश के दौरान पद्मा नदी में गिर गई। यह हादसा बुधवार को राजबाड़ी जिले के दौलतदिया में हुआ, जहां बस पानी में 30 फीट की गहराई तक डूब गई। बचाव दल ने बताया कि बस में सवार अधिकांश यात्री ईद की छुट्टियां मनाकर ढाका वापस लौट रहे थे। मृतकों में 8 पुरुष, 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। बांग्लादेश में हर साल सैकड़ों लोग इसी तरह की सड़क और फेरी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। लंदन हाईकोर्ट ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ मामला फिर से खोलने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण केवल भारत में न्यायिक परीक्षण के लिए मांगा जा रहा है और भारत सरकार की ओर से दी गई गारंटियां व्यापक, विस्तृत और विश्वसनीय हैं। नीरव मोदी 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है। इस फैसले के बाद उनके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि भारत पश्चिम एशिया संकट में पाकिस्तान जैसी दलाली नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान 1981 से अमेरिका का माध्यम रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। विपक्षी नेता तारिक अनवर ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में साफ कहा है
कि पश्चिम एशिया में युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को फ्रांस रवाना हुए, जहां G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खुला रखने पर मंथन होगा। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस ने इस बार उसे भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के शीर्ष राजनयिक भी शामिल हो रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब होर्मुज संकट वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल या LPG की कहीं भी कोई कमी नहीं है। वर्तमान में कच्चे तेल, उत्पाद भंडार और रणनीतिक कैवर्न भंडारण मिलाकर लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को जानबूझकर फैलाई गई दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना बताते हुए नागरिकों से अपील की कि वे केवल सरकारी संचार पर भरोसा करें। सरकार ने यह भी बताया कि घरेलू रिफाइनरी में LPG उत्पादन 40% बढ़ाया गया है और 41 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात सुनिश्चित किया जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती करना पड़ा। इस खबर के मिलते ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल का अपना निर्धारित चुनाव प्रचार दौरा रद्द कर दिया और मां के पास अस्पताल में ही रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरी रात मुझे बस एक ही चीज से सुकून मिला, केरल की एक नर्स जो हर घंटे मां का हाल देखने आती थी। यही है केरल की असली आत्मा। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया जी को एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और वे उपचार के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ऐतिहासिक रूप से भाजपा की भी टीम की तरह काम करते रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के रुख पर तंज कसते हुए कहा कि वे अनुभव से कुछ सीखने में असमर्थ हैं और उनके रुख से बार बार भाजपा को फायदा हुआ है। विजयन ने दिल्ली व हरियाणा जैसे राज्यों में विपक्षी एकता कमजोर करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए कहा, जो CM खुद भाजपा की दया पर टिका है, उसे राहुल गांधी पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। केरल की जनता इस हमले का करारा जवाब देगी। देहरादून के एक निजी मेडिकल कॉलेज में नेत्र विज्ञान विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही एक छात्रा पटेल नगर इलाके में एक खड़ी कार के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। हरियाणा निवासी इस छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया कि नेत्र विभाग के नए विभागाध्यक्ष के उत्पीड़न के कारण उसने यह कदम उठाया और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराने की मांग की है। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रा लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार ले रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना एक बार फिर मेडिकल संस्थानों में PG छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करती है। मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर, रणवीर सिंह अभिनीत जासूसी एक्शन थ्रिलर धुरंधर द रिवेंज ने महज 7 दिनों में विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह इतिहास की सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है। 8वें दिन तक भारत में फिल्म की कुल कमाई 625 करोड़ रुपए नेट और विश्वव्यापी ग्रॉस 746 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। हिंदी भाषा की फिल्म के रूप में यह विश्व भर में ओपनिंग वीकेंड का नया रिकॉर्ड है। गल्फ देशों में रिलीज न मिलने के बावजूद विदेशों से 260 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने खार्ड द्वीप पर हाल के हफ्तों में जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं और वहां अतिरिक्त सैनिक व हवाई रक्षा प्रणालियां तैनात की हैं, क्योंकि अमेरिका उस द्वीप पर कब्जा करने की संभावना पर विचार कर रहा है। पूर्व नेटो सुप्रीम कमांडर एडमिरल जेम्स स्टोवरिडिस ने चेतावनी दी कि ईरानी चालाक और निर्मम है और वे जमीन पर उतरे अमेरिकी सैनिकों पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमेरिका ने पिछले हफ्ते खार्ग द्वीप पर 90 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए थे, लेकिन तेल बुनियादी ढांचे को जानबूझकर बख्शा था। यह द्वीप ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% संभालता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने चाबहार क्षेत्र में एक अमेरिकी F/A-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यह विमान हिंद महासागर में जा गिरा। IRGC ने इसे अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की चौथी सफल कार्रवाई बताया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ईरान द्वारा कोई भी अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं मार गिराया गया है। ईरानी राज्य मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया, लेकिन इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले भी ईरान ने F-35 और F-15 मार गिराने के दावे किए थे, जो अमेरिका ने झूठे बताए थे। पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है कि रूस और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों के कुछ ही दिनों बाद गुप्त रूप से ड्रोन आपूर्ति पर बातचीत शुरू की और मार्च की शुरुआत से डिलीवरी प्रक्रिया आरंभ हो गई।
रूस ईरान को अपने उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की स्थिति की जानकारी भी दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ईरानी शासन को खुफिया जानकारी देकर इस युद्ध को लंबा खींच रहा है और यूरोप को अस्थिर कर रहा है। अमेरिकी प्रेस सचिव ने हालांकि कहा कि यह सहायता अमेरिकी सैन्य अभियानों पर कोई खास असर नहीं डाल रही। ट्रंप के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान ने उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, सोशल मीडिया पर आयतुल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हैशटैग ट्रेंड करने लगा। एक्स, इंस्टाग्राम और रेडिट पर हजारों मीम्स वायरल हो गए जिनमें ट्रंप को ईरानी पारंपरिक पोशाक में दिखाया गया। कुछ यूजर्स ने इसे 21वीं सदी का सबसे अजीब कूटनीतिक प्रस्ताव बताया। ईरान की सरकार ने इस दावे को पूरी तरह बकवास बताते हुए खारिज कर दिया है। ये पूरा प्रसंग उस समय और दिलचस्प हो जाता है जब दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है और बैक चैनल वार्ता की भी खबरें आ रही हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले कुल चंदे में पिछले साल की तुलना में 161% की भारी उछाल आई है। 20,000 रुपये से अधिक के घोषित दान की कुल राशि 6,648 करोड़ रुपए रही, जिसमें से अकेले भाजपा को 6,074 करोड़ रुपए मिले, जो कुल चंदे का 91% से भी अधिक है। कांग्रेस को 517 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वर्ष से 84% अधिक है, जबकि बसपा ने लगातार 19वें साल भी कोई चंदा घोषित नहीं किया। एडीआर विशेषज्ञों का कहना है कि एक पार्टी को इस कदर वित्तीय दबदबा मिलना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के लिए चिंताजनक है और इससे चुनावी मैदान पूरी तरह असमान हो जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, लोकायुक्त पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें एमयूडीए भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। मैसूर लोकायुक्त ने फरवरी 2025 में भी रिपोर्ट दाखिल की थी और जनवरी 2026 में विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री व उनके परिजनों को क्लीन चिट दे दी थी। हाईकोर्ट ने मामले को ईडी कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है। ये मामला कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूकंप ला सकता है। आज की खबरें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया भले ही अनिश्चितताओं से भरी हो, लेकिन संवाद, कूटनीति, संवेदनशीलता और एकजुटता ही आगे का रास्ता दिखाती हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। निष्पक्ष खबरों के लिए अपूर्वा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।